क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो देखिए, वादे के मुताबिक फिर से हाजिर हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में वादा किया था कि बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखित विदाई संभाषण आज हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, विदाई संभाषण। जब कोई हमसे जुदा होता है तो उसके लिए हम कुछ संबोधन में कुछ शब्दों को कहते हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त ने भी ये पाठ उसी लिए लिखा था। तो चलिए, ये पाठ तो वैसे हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के कुछ वर्णनात्मक प्रश्नों, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरीके के आ रहे हैं। तो इस चैप्टर को हमने जहां डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, वही हमने इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी किए, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी किए। लेकिन अब बात आती है अगर वर्णनात्मक प्रश्नों की, तो भाई पूरे चैप्टर में से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आज कुछ प्रश्न हम लेकर आए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो आपके लिए एक बार चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन किस किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 11th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 1, उसके गद्य खंड का चौथा अध्याय है विदाई संभाषण, जिसे लिखा है बाल मुकुंद गुप्त जी। आज हम कर रहे हैं इसके वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है, इस्तीफे का ऐलान लॉर्ड कर्जन के गले की हड्डी बन गया था, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लॉर्ड कर्जन 2 बार जो है वो भारत में रहे, ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार वो भारत में आए तो वो कौंसिल में अपने मन के व्यक्ति को नियुक्त कराना चाहते थे, ब्रिटिश कौंसिल में। लेकिन भाई ब्रिटिशर्स तैयार नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आप अगर इसको नहीं नियुक्त करेंगे मेरे मन के आदमी को, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और इस बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने तो सिर्फ धमकी मात्र दी थी, वो इस्तीफा सच में तो देने वाले नहीं थे, लेकिन उनकी इस बात को सीरियसली लेकर उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए ये इस्तीफे की बात उनके गले की हड्डी बन गई, क्योंकि वो खुद भारत से जाना नहीं चाहते थे और उन्होंने तो सिर्फ एक धमकी के तौर पर बात कही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके इस इस्तीफे को स्वीकार कर जाना उनके लिए बहुत परेशानी का कारण बना था। लॉर्ड कर्जन का प्रथम कार्यकाल 1899 से 1904 तक का था। उसे ब्रिटेन ने अपने पक्ष में अच्छा मानकर उन्हें पुनः 1904 में भारत भेज दिया। ठीक है, इससे कर्जन का अहंकार और निरंकुशता और भी बढ़ गई कि भाई कोई व्यक्ति अगर सेम पद पर दोबारा करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा ये बात आ जाती कि मैं अच्छा था तभी मुझे इस पद पर रखा गया। तो कर्जन पहले तो निरंकुश था, लेकिन सेकंड उसका जो कार्यकाल रहा उसमें और ज्यादा वो निरंकुश हो गया। इससे कर्जन का अहंकार और निरंकुशता और भी बढ़ गई। उन्होंने अपनी इच्छा से कुछ ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति की मांग करी कि भाई मैं अपनी मर्जी से वो नियुक्ति करना चाहता हूँ, जिसे ब्रिटेन ने पूरा नहीं किया। ब्रिटेन ने कहा कि नहीं भाई, सैन्य अधिकारी तो भाई ब्रिटेन से तय होते हैं, आप ये इसकी नियुक्ति नहीं कर सकते। इसके बदले कर्जन ने धमकी देने के लिए इस्तीफा देने की बात कही। वो सिर्फ धमकी दे रहा था, वो एक्चुअली इस्तीफा नहीं देना चाहता था। उसने सोचा कि मेरे जैसा कुशल वायसराय जो चाहे कर सकता है, पर इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने इस्तीफा स्वीकार करके उसे वापस बुला लिया। तो उसने तो सिर्फ एक धमकी के तौर पे बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई मैं इतना अच्छा वायसराय हूं, तो अगर मैं इस्तीफे की बात करूंगा तो ब्रिटिश सरकार कहेगा नहीं नहीं, अच्छा व्यक्ति है, काम करने दो, हम इसकी बात मान लेते हैं। लेकिन यहाँ बात उल्टी हो गई, उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और उसे वापस ब्रिटेन बुला लिया गया। अब कर्जन अपने ही किए में फंस कर रह गया। इस गले की हड्डी को ना निगलते बन रहा था ना उगलते, यानी कि वो वापस जाने की बात के लिए मना भी नहीं कर सकता था और यहां से जाने के लिए भी तैयार नहीं था। बाद में पछताते हुए लौट जाने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 2 गायों की कहानी का निष्कर्ष समझाइए। बाल मुकुंद गुप्त ने इस पूरे विदाई संभाषण में 2 गायों की बात करी, एक शक्तिशाली गाय और एक कमजोर गाय। अब इसके माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश क्या करी? उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि चाहे बलशाली व्यक्ति जितना भी अत्याचारी हो, लेकिन जब वो हमसे जुदा होता है तो कमजोर को दुख तो होता है। यानी कि विदाई का जो समय होता है, जो बेला होती है, वो विदाई किसी की भी हो,
सभी दुखी हो जाते हैं, चाहे व्यक्ति अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये तो इसके माध्यम से इन्होंने कर्जन का, जब लॉर्ड कर्जन यहाँ से जा रहा था तो किस तरीके से भारतीय लोग उसके इतने अत्याचार सहने के बावजूद भी उसके जाने पर दुखी थे, क्योंकि विदाई की बेला बहुत कारुणिक होती है। दोनों गायों की कहानी का निष्कर्ष यह है कि भारत में रहने वाले इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी साथ रहने वालों के लिए भावनात्मक लगाव हो जाता है। शिव शंभू की 2 गायों में से एक गाय अक्सर अपने से कमजोर गाय को मारती थी। जब मारने वाली गाय को एक दिन शिव शंभू ने पंडित को दे दिया तो उस दिन कमजोर गाय ने उस बलवती गाय की अनुपस्थिति में चारा नहीं खाया। अब देखिए, वो कमजोर गाय डेली मार खाती थी उससे, लेकिन उस गाय के जाने से वो दुखी थी, इसलिए उसने चारा नहीं खाया। कमजोर गाय को दूसरी वाली गाय से एक साथ रहने के कारण भावनात्मक लगाव हो गया था, जिसके कारण उसके मन में करुणा उत्पन्न हो गई। वह गाय उसे मारती थी, परंतु फिर भी कमजोर गाय दूसरे गाय के बिना चारा नहीं खा पाती। इस कहानी से हमें पता चलता है कि इंसान हो या जानवर, सबको एक दूसरे के साथ रहने से भावनात्मक लगाव हो जाता है और उसके अनुपस्थिति में कोई कार्य करने का मन नहीं करता। तो इस गाय के माध्यम से उन्होंने कर्जन की विदाई को जो है समलरेट करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जब कर्जन जा रहा है तो उनके जाने से यहाँ भारतीय भी दुखी। कर्जन की तुलना तानाशाहों से क्यों की गई? क्योंकि कर्जन अपने मन की करता था। तानाशाह क्या होते हैं? जब हम कहीं शासन करते हैं तो हमेशा जनता की भलाई देखते हैं, लेकिन तानाशाह क्या देखता है? अपनी मर्जी, अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। कर्जन भी कुछ ऐसा ही था, इसीलिए उसे तानाशाहों के साथ सिमिलर किया गया है। कर्जन की क्रूरता तानाशाह बताते हुए लेखक ने उसे कैसर, जार और नादिर शाह से भी अधिक क्रूर कहा है। नादिर शाह जिसने दिल्ली पे आक्रमण किया था, उसका कहना था कि रोम के तानाशाह, कैसर और जार भी जनता के घेरने और घोटने से जनता की बात सुन लेते थे। यानी कि जब जनता उनको घेरती थी, बहुत कहती थी, तो वो लोग उस जनता की बात सुनते थे और मानते भी थे। परंतु तुमने एक बार भी ऐसा नहीं किया। तो कर्जन ने क्या है, यहाँ की जनता आपको इतना दुहाई देती रही, इतनी आपसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन आपने तो कभी किसी की बात नहीं सुनी। ईरान की क्रूर शासक नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जहां की प्रार्थना करने पर उसे रोक दिया था। इन सब के ऊपर निरंकुश लॉर्ड कर्जन ने तो करोड़ों की प्रार्थना को ठुकराकर बंगाल पर आरी चलाई। यानी कि सब पूरी भारतीय जनता ने कहा कि बंगाल विभाजन नहीं कीजिए, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और भंग कर दिया, यानी कि बंगाल को विभाजन कर दिया। अतः लेखक ने उसे संसार का क्रूरतम तानाशाह कहता है। बंगाल विभाजन के फैसले का देश, ब्रिटिश सरकार और लॉर्ड कर्जन पर क्या प्रभाव पड़ा, अब आपको ये बताना। मतलब तीनों उस समय जो सक्रिय थे देश में, ब्रिटिश सरकार पे और लॉर्ड कर्जन जिसने ये जो है बंगाल विभाजन किया। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया तो उसके इस फैसले के खिलाफ सारा देश एकमत होकर इस फैसले का विरोध करने लगा। कोई नहीं चाहता था कि भारत से बंगाल को विभाजित किया जाए। देशव्यापी विरोध ने ब्रिटिश सरकार की जड़ें तक हिला दी थी, पूरे देश में हुआ। तो ब्रिटिश सरकार भी इस चीज से कांप गई थी। लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार क्षुब्ध हो गई। लॉर्ड कर्जन की इस छिद्र से भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार बहुत दुखी थी कि भाई ये क्यों नहीं इस बात को मान रहा। जब उसने एक सैन्य अधिकारी की नियुक्ति ना मानने पर ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपने इस्तीफे की धमकी दी तो ब्रिटिश सरकार ने उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, उसे पद से हटा दिया। तो अब देखिए, उसके बंगाल विभाजन से कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार दुखी थी। तो जब उसने इस्तीफे की बात रखी तो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना कोई कहा सुनी के उसके इस्तीफे को तुरंत स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इससे कहीं ना कहीं उनके बंगाल विभाजन वाले फैसले से जो है नाखुश थी। तो इस तरीके से देश पर भी असर पड़ा। ब्रिटिश सरकार भी नहीं चाहती थी कि भाई अगर पूरा देश इस चीज के खिलाफ है तो आप मत करो विभाजन, लेकिन कर्जन माना नहीं, उसने विभाजन किया, जिससे ब्रिटिश सरकार दुखी हुई और बाद में जाकर उसने लॉर्ड कर्जन के इस्तीफे को स्वीकार करके लॉर्ड कर्जन को भी वहां से हटाया। इस तरीके से कर्जन भी बंगाल विभाजन के इस फैसले से प्रभावित हुआ। विदाई संभाषण तत्कालीन साहसिक लेखन का नमूना है, सिद्ध कीजिए। तात्कालीन यानी कि उस समय लिखा गया। उस समय लेख जो है ना लोग एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते थे,
लेकिन ये कहीं ना कहीं आपने देखा कि लॉर्ड कर्जन के जाने पर उसको विदाई के रूप में लिखा गया एक भाषण था। तो ये बहुत हद तक कहीं ना कहीं उस ब्रिटिश शासक या ब्रिटिश अफसर लॉर्ड कर्जन के लिए था। तो उस समय इस लेख को इतनी अप्रिसिएशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लोग पढ़ेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस बात को लेकर बहुत डाउट था। लेकिन तब भी जो है इन्होंने बाल मुकुंद गुप्त ने इस संभाषण को लिखा। तो एक साहसिक कार्य था। विदाई संभाषण जैसा व्यंग्यात्मक, विनोद प्रिय, चुलबुला, जोश भरा, ताजगी वाला गद्य पढ़कर ऐसा एहसास नहीं होता कि उस समय लॉर्ड कर्जन ने प्रेस पर पाबंदी लगाई होगी। ठीक है, क्योंकि जब ब्रिटिश शासन यहाँ था ना, तो काफी हद तक यहाँ पर प्रेस के ऊपर पाबंदी थी। इस गद्य में आतताई को पीड़ा की चुभन का एहसास कराया गया है, यानी कि लॉर्ड कर्जन को और उसकी गलतियों का एहसास कराया गया है, जो अपने आप में एक साहसिक कदम है। इस गद्य में इतने प्यारे व्यंग्यात्मक बाण छोड़े गए हैं कि कर्जन आज भी कोई कठोर शासक घायल हुए बिना नहीं रह सकता। तो कर्जन तो कठोर था ही, अगर इस तरह के व्यंग्यवाण आज के भी किसी ऐसे निर्दयी व्यक्ति पर चलाया जाए तो भी उसे तकलीफ होगी। अतः इसे साहसिक लेखन का नमूना ही नहीं, आदर्श भी कहा जा सकता है। भारतीय जनता की लाचारी को कर्जन की विवशता से जोड़कर लिखना लेखन की कलात्मक प्रस्तुति। लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश शासकों ने उसके पद से हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो उसकी जिद नहीं मानना चाहते थे। एक तो पहले ही बंगाल विभाजन से ब्रिटिश सरकार दुखी थी, फिर जो वो जिद कर रहा था कुछ सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति का, ब्रिटिश सरकार वो नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने उसके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था। भारत पर इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया का शासन था। भारत में उनके आदेशों का पालन करने व करवाने के लिए वायसराय हुआ करते थे, जो लॉर्ड कर्जन थे। इंग्लैंड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लॉर्ड कर्जन की नियुक्ति की गई थी। जब ब्रिटिश शासकों को लगा कि लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश शासकों के हित को नहीं बचा सकता है, उनके उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है, तो उन्होंने लॉर्ड कर्जन को वायसराय के पद से हटा दिया था। क्योंकि अब कहीं ना कहीं भारत के लोग लॉर्ड कर्जन से शुद्ध होने लगे थे। तो ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से भारत का राज्य चला जाए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीयों को खुश करने के लिए लॉर्ड कर्जन को पद से हटाना ज्यादा जरूरी समझा। लॉर्ड कर्जन की किन नीतियों से भारतीय परेशान थे? लॉर्ड कर्जन निरंकुश सत्ता के पक्षधर थे, यानी कि जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूंगा। जनता के पक्ष में क्या है उन्हें उससे मतलब नहीं था। वे सुधारों के नाम पर विभिन्न आयोगों का गठन करते और हर तरह से अंग्रेज अधिकारियों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते। यानी कि भारतीयों के हित के लिए तो सोचते नहीं थे, जो सोचते थे वो अंग्रेजों के हित के लिए सोचते थे। उनका खजाना भरना है, उनका वर्चस्व स्थापित करना है, सब कुछ वो इसी हित में सोचते थे। जनता की भलाई के लिए उन्होंने कभी भी एक काम भी नहीं किया। वे बड़े ही जिद्दी स्वभाव के थे। उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा थी बंगाल का विभाजन, जिसे करोड़ों की प्रार्थना के बाद भी उनके अड़ियल स्वभाव ने अंजाम दिया। इन्हीं नीतियों के कारण भारत के लोग लॉर्ड कर्जन को नापसंद करते थे। उन्हें बिल्कुल भी लॉर्ड कर्जन इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि वो कहीं भारतीयों के हित के बारे में सोचते ही नहीं थे। भाई अगर जनता किसी चीज से दुखी है तो आपसे प्रार्थना कर रही है तो आपको वो प्रार्थना सुननी चाहिए। स्वीकार नहीं कर रहे तो एटलीस्ट सुननी तो चाहिए, लेकिन वो सुनते भी नहीं थे, अपनी मन की ही करते थे। इसलिए भारतीय उनसे बहुत शुद्ध थे। नवरगढ़ से विदा होते समय नर सुल्तान ने नवरगढ़ के लोगों को धन्यवाद देने के लिए क्या कहा? तो बाल मुकुंद जी गुप्त ने विदाई संभाषण में एक जगह नवरगढ़ के सुल्तान के बारे में भी लिखा है कि किस तरीके से वो अपना राज्य छोड़कर जो है वो जब एक जगह पनाह लेते हैं और वहां पर उनको जब वो वहां से पनाह लेने के बाद कुछ समय तक वहां से रहते हैं तो किस तरीके से वो अपना जीवन में बिताते हैं, उसके लिए वहां के रहने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए वहां से विदा होते। तो इसके बारे का बहुत खूबसूरत उन्होंने वर्णन किया है। देखिए क्या है, नर सुल्तान ने कहा कि प्यारे नवरगढ़ मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुमसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। क्योंकि जब वो अपने देश से निकाले गए थे, दुश्मनों ने वहां पर कब्जा कर लिया था, तो यहाँ पर आकर नवरगढ़ पे रहे थे। तो वहां से जब विदा हो रहे थे वहां के सभी लोगों को उन्होंने धन्यवाद कहा था। अपनी विपदा के दिन मैंने तुझमें काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता।
भाई नवरगढ़, नवरगढ़ एक जमीन थी लेकिन उसको संबोधित करते हुए कह रहे थे, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता ना की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता बहन दृष्टि से ना देखा हो, तो मेरा प्रणाम ना ले, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। तो जब वो वहां से जाने लगे तो जिस भूमि में वो रहे उस भूमि का वो उपकार मानते थे और उसे सजीव कर प्रणाम करते हुए गए थे। तो ये बात यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त जी ने करजन को कही। भाई करजन भी तो 2 बार यहाँ पर वायसराय बन के इतने समय तक रहे, तो जब आप इस भूमि में रहे तो उसको भी आप प्रणाम करके जाइए, ऐसा उनका कहना था। उसी के उदाहरण के तौर पे उन्होंने नवरगढ़ के सुल्तान की जो है बात की। फिर उसके बाद नवरगढ़ के जो लोकगीत बने उसमें इस नर सुल्तान की बात ना जाने कितने सालों तक आज भी वहां के लोकगीतों में बात आती है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल का संक्षिप्त वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो लॉर्ड कर्जन 2 बार वहां पर वायसराय बन के रहे तो उनके कार्यकाल का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। लॉर्ड कर्जन को अंग्रेजी सरकार द्वारा 2 बार वायसराय का पद दिया गया। भारत में अंग्रेजों के शासन को मजबूती से स्थापित करने के लिए अनेकों काम किए गए, उनमें से एक बंगाल का विभाजन भी था। ठीक है, तो जो वो यहाँ पे रहे तो उन्होंने बंगाल का विभाजन भी किया था। उन्होंने यह योजना राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए बनाई, क्योंकि यहाँ के लोग जो आजादी के लिए गुहार कर रहे हैं उस बात को वो कुचलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये काम किया था। लोगों ने लॉर्ड कर्जन को बहुत सम्मान दिया था, लेकिन प्रजा को वह सम्मान वापस नहीं मिला। बंगाल के लोग लॉर्ड कर्जन की इस योजना को समझ गए और उसका विरोध करना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो, परंतु लॉर्ड कर्जन ने अपनी योजना पूरी कर ही ली और बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। जनता इस बात से बहुत खफा थी, इसीलिए उन्होंने इस योजना का बड़े जोरों से विरोध किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। जनता विरोध जरूर करी लेकिन बंगाल विभाजन हो गया, परंतु देश में अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई थी। इस फैसले के बाद बहुत लोग भारत के खफा हो गए। अब जो बात कहीं ना कहीं दबी थी कि भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना है, अब वो धीरे धीरे उबलना शुरू हुई, जिस कारण इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने लॉर्ड कर्जन को वापस इंग्लैंड बुला लिया था, क्योंकि अंग्रेज भी ये समझ चुके थे कि लॉर्ड कर्जन का ये फैसला बहुत गलत था, जिसका खामियाजा ब्रिटिश सरकार को आगे चलकर भुगतना पड़ेगा, और भुगतना भी पड़ा। आगे इतने विद्रोह हुए कि आखिरकार अंग्रेजी सरकार को भारत को आजाद करना ही पड़ा। इन 2 कहानियों और गीतों के माध्यम से लेखक लॉर्ड कर्जन को भारत की प्रजा की भावनाओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर 2 कहानियां, एक तो वो गायों की कहानियां बताई थी उन्होंने, दूसरा नर सुल्तान की बात बताई थी, है ना, वो चीज। लेखक ने पहले तो शिवशंभू की 2 गायों, जिनमें एक बलवती और दूसरी कमजोर, जो बलवती गाय को मार खा कर भी उसे स्नेह करने वाली है, यानी कि कमजोर जो है उसकी बलवाली की माल खाती थी लेकिन तब भी उनसे प्यार करती थी, उन गायों पर लघु कथा लिखी। उसके बाद एक लोकगीत में राजकुमार सुल्तान के नवरगढ़ में रहने और फिर विनम्र अश्रुपूर्ण आज्ञा मांगने की भावपूर्ण स्थिति का वर्णन किया है कि किस तरीके से नर सुल्तान जो है नवरगढ़ से जब विदा लेते हैं तो कैसे उनका धन्यवाद अदा करते हैं, और इस धन्यवाद के एवज में नवरगढ़ के जो लोकगीत थे उसमें नर सुल्तान का नाम दाखिल कर लिया जाता है, और आज भी वहां के लोकगीतों में नर सुल्तान का नाम आता है। इसके माध्यम से लेखक कर्जन को समझाना चाहते हैं कि भारत में पशु और लोग कितने भावुक हैं, पर तुमने उनकी भावनाओं का जरा सा भी महत्व नहीं दिया। तुम सदा उन्हें दुख देते रहे, तो आज तुम्हें भी मिला है। यह विडंबना ही तो है कि तुम उस दुख को व्यक्त नहीं कर सकते, यहां भी नहीं, तुम वहां भी नहीं, अर्थात इंग्लैंड में भी दुखी ही रहोगे। यानी कि तुम यहां से बेमन से जा रहे हो, तो तुम यहाँ पे भी दुखी होके जा रहे हो, और जब तुम इंग्लैंड पहुंच जाओगे तो वहां पे भी हमेशा दुखी रहोगे। प्रश्न संख्या 11 है, लेखक ने लॉर्ड कर्जन की जिद की तुलना किस शासक से की है? उन्होंने नादिर शाह से करी है कि नादिर शाह जो है जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया, उसने आशिर जहां के कहने पर जो है वो मारकाट रोक दी थी, लेकिन
आसिफ जहां की किस तरीके से दिल्ली पे आक्रमण किया। तो आसिफ जहां जो वहां के शासक थे उन्होंने कहा तो नादिर शाह ने वो कत्लेआम रोक दिया था। लेकिन तुमने जब यहाँ बंगाल विभाजन की बात करी तो यहाँ के लोग इतना तुमसे गुहार लगाते रहे, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं सुनी। तो वही चीज है, लेखक ने लॉर्ड कर्जन की जिद की तुलना नादिर शाह से की है। नादिर शाह एक तानाशाही और बेहद ही क्रूर शासक था। उसने दिल्ली में कत्ले आम करवाया और किसी की नहीं सुनी। परंतु आसिफ जहां ने तलवार गले में डालकर प्रार्थना की तो नादिर शाह को कत्लेआम बंद करना, उसने अपनी ही गर्दन में से तलवार रख ली थी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन किसी कत्लेआम से कम नहीं था। 8 करोड़ लोगों ने उससे बार बार प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इसीलिए लॉर्ड कर्जन क्रूरता के संदर्भ में नादिर शाह से ज्यादा क्रूर थे। अंततः यह कहना सही है कि लॉर्ड कर्जन की जिद की तुलना नादिर शाह से की जा सकती है। भाई चलो, नादिर शाह से भी इसलिए की जा सकती है कि वो सबसे क्रूर था, लेकिन उसने किसी के कहने पे तो रुका था, लेकिन लॉर्ड कर्जन तो किसी के कहने पे नहीं रुकना। तो इसलिए नादिर शाह से कहीं ज्यादा क्रूर जो है वो लॉर्ड कर्जन को बताया गया है। लेखक के द्वारा लॉर्ड कर्जन को किसकी भावनाओं का सम्मान ना करने का दोष दिया गया, भारतीयों की भावनाओं का सम्मान ना करने की। आप जिस देश में एक वायसराय बनकर आए हो, दूसरी सरकार के नुमाइंदे बन के आए हो, तो उस देश में रहने वाले लोगों की भावनाओं का सम्मान करना, उनकी चीजों को समझना आपका कर्तव्य हो जाता है। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने कभी भी भारतीयों की किन्हीं बात को, किन्हीं भावनाओं को ना समझा और ना ही सम्मान दिया। लेखक के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत की उस प्रजा का सम्मान नहीं किया जिस प्रजा ने उसे बहुत सम्मान दिया। भाई वायसराय उस समय राजा के से भी ऊपर हुआ करता था। भारत की प्रजा ने लॉर्ड कर्जन को वह वैभव प्रदान किया जो उन्हें अपने पूरे जीवन में और कहीं नहीं मिला। राजा से ऊपर पद मिलता था, उससे ऊपर ऊंचा उनका स्थान था, उनका छत्र राजा से ऊपर था। प्रजा को लॉर्ड कर्जन से बहुत उम्मीद थी, परंतु वे उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। भारत की जनता को लगा कि लॉर्ड कर्जन उनकी मांग के अनुसार बंगाल का विभाजन नहीं करेगा। भाई पूरी इतनी जनता अगर मांग करेगी तो जाहिर सी बात है, अगर कोई शासक है तो वो उनकी बात को मानेगा। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन की बात के लिए 8 करोड़ लोगों ने गुहार लगाई, मगर किसी की बात को उन्होंने सुना नहीं। परंतु उनकी उम्मीद के विपरीत लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसके कारण भारत की जनता की भावनाएं आहत हुई थी कि भाई हम अगर उम्मीद लगा के आपसे कह रहे हैं तो आपको बात माननी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। जब हमारी कोई बात नहीं मानेगा तो हमें कहीं ना कहीं एक जो है तकलीफ तो होगी ना, तो वो उन भारतीयों को तकलीफ हुई थी। लॉर्ड कर्जन का वैभव कैसे समाप्त हो गया, तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा उनका वैभव कैसा था। उनकी जब सवारी निकलती थी तो राजा से पहले वो निकलते थे, उनसे ऊंचा उनका हाथी होता था, उनका सिंहासन होता था, राजा से उनका ऊंचा सोने का सिंहासन लगता था। तो इस तरीके से उनका एक वैभव राजा से कहीं ज्यादा था भारत में। भारत में लॉर्ड कर्जन जैसा वैभव किसी अन्य अंग्रेज शासक का नहीं था। उनका वैभव दिल्ली दरबार में था। उनके साथ में उनकी पत्नी भी सोने की कुर्सी पर बैठती थी। उनका हाथी बादशाह के भाई के हाथी से ऊंचा और आगे रहता था। लॉर्ड कर्जन के एक इशारे पर सम्राट, प्रशासन और सभी रईसों को हाथ जोड़कर देखा गया है। यानी कि लॉर्ड कर्जन इशारा करते तो राजा या सम्राट भी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। उनके एक इशारे से बड़े बड़े राजा मिट्टी में विलीन हो जाते थे और कई नालायक रईस हो जाया करते थे। मतलब जो किसी लायक नहीं है वो ना जाने कितने रईस हो जाते थे। लेकिन अंत में लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी सिफारिश पर एक आदमी को नहीं रखा गया। इस बात से लॉर्ड कर्जन बहुत नाराज थे, इसी कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी एक जिद के कारण उनका सारा वैभव नष्ट हो गया। तो देखिए, राजा जो दिल्ली का सम्राट था उससे ऊंचा उनका वैभव था, लेकिन अपनी एक जिद के चलते उन्होंने अपने सारे वैभव को समाप्त कर लिया था। प्रश्न संख्या 14 है, क्या दिया है? इस पाठ में लेखक ने किसी तीसरी शक्ति की बात कर रहा है। वह तीसरी शक्ति क्या है? भारत में जो है एक तो वायसराय, ठीक है, दूसरा जो है यहाँ की जो राजा वगैरह होते थे वो, और तीसरी शक्ति जो सबसे बड़ी शक्ति होती थी वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की बात कही गई। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। इस पाठ में लेखक इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को तीसरी शक्ति कहकर संबोधित करते हैं।
भारत में इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया की अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाता था। कोई भी कानून पास करने के लिए अंतिम अनुमति इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया की ही होती थी और उनका कहा सर्वमान्य होता था, क्योंकि भाई ब्रिटेन ने यहाँ पर उपनिवेश बनाया था, भारत को गुलाम बनाया था। तो ब्रिटेन में किसका शासन था? रानी विक्टोरिया का। तो वो सर्वोपरि शक्ति थी, तो वो जैसा कहती थी वैसा ब्रिटेन में भी होता था और भारत में भी होता था। प्रश्न संख्या 15 है, पूरे भारत में लॉर्ड कर्जन के किस निर्णय का विरोध हुआ था? पूरे भारत में लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन का सबसे ज्यादा विरोध हुआ था। करीबन 8 करोड़ लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने किसी की बात नहीं मानी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। देशवासियों को इसका यह निर्णय उचित नहीं लगा, इसी कारण पूरा देश उनके विरोध में उठ खड़ा हो गया था। भारत की प्रजा उनसे खफा थी। उन्होंने जिस प्रकार का सम्मान लॉर्ड कर्जन को दिया था उन्हें वह वापस नहीं मिला। मतलब अगर हम आपको सम्मान दे रहे हैं तो एवज में आप भी हमें वही सम्मान देंगे ना। लेकिन भारतीयों ने कर्जन को तो वो सम्मान दिया, लेकिन कर्जन ने उनकी बात, भारतीयों की बात ना मान के उनको वो सम्मान वापस नहीं दिया। भारत की जनता को लगा था कि शायद लॉर्ड कर्जन उनकी बात मान जाएंगे और बंगाल का विभाजन रोक देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण भारत में लॉर्ड कर्जन का विरोध शुरू हो गया था। अगर इंग्लैंड की महारानी ने भारत को अगर उपनिवेश बनाया है तो यहाँ पर वायसराय सबसे बड़ी शक्ति होती थी। अगर वायसराय के खिलाफ उस देश की सारी जनता खड़ी हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए रानी विक्टोरिया ने उन्हें वापस इंग्लैंड बुलाया, क्योंकि पूरे भारतीय उनके खिलाफ हो गए थे। भारत में अंग्रेज शासन की जड़ें तक हिलाने का काम कर्जन के इस फैसले ने कर दिया था, क्योंकि अब भारतीय अंग्रेजों से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे। तो ये था हमारा चैप्टर विदाई संभाषण। देखा ना, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपके पास में आएंगे, तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और ध्यान रखिए कि इतना आपने पढ़ लिया आपके लिए बहुत इनफ है, क्योंकि ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस बदल जाएंगे, लेकिन आंसर कुछ ना कुछ इनसे आपसे मिला जुला कर आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है गलता लोहा, उसे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, है ना। तब तक फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।